ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। मेरा नाम स्वाति शर्मा है और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल की है। मैं जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ मध्य प्रदेश से, और आज मैं यहाँ अपनी स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए काम करी वो आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। जैसा हम सब जानते हैं कि यूपीएससी का परीक्षा 3 लेवल्स में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो हम हर एक स्टेज के बारे में अलग अलग बात करेंगे। सो फर्स्ट हम डील करते हैं प्रीलिम्स स्टेज से। तो प्रीलिम्स के लिए आई थिंक यूपीएससी जो होता है वो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन की जगह एनालिटिकल क्वेश्चन पे फोकस करता है। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने हमेशा स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों को जोड़ के पढ़ा, अलग अलग नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी जो चीज़ें चलती हैं उन्हें हम स्टैटिक पोर्शन से कैसे लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टेट में हंग असेंबली है या सरकार गिर रही है तो एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो उस तरह से हमें पढ़ाई करनी है कि हम करंट अफेयर्स को कैसे अपने स्टैटिक पोर्शन से जोड़ें। तो मैंने वही किया। और सेकेंड थिंग जो मैंने प्री के लिए की थी वो थे मॉक टेस्ट। बिकॉज़ आप बहुत सारा पढ़ लेंगे पर जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट लगाए थे, भले ही वो क्वेश्चंस आपको मेन एग्ज़ाम में ना मिलें, बट आपको एक क्वेश्चंस के पैटर्न का आइडिया हो जाता है। उसके अलावा आप एक जो छोटी छोटी मेथड्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एलिमिनेशन मेथड होती है, कैसे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, वो आप सीख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट मैंने लगाए। थर्ड थिंग होती है रिवीजन। जितना हो सके आप उतना रिवीजन करिए, एक चीज़ को 10 बार करिए। ज़्यादा वास्ट करने के बजाय अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, और जो चीज़ आप बाद में रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं उसको आप बिल्कुल मत पढ़िए। सेकेंड चीज़ होती है मेंस, जिसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल के होते हैं, एक ऐसे का होता है और लैंग्वेज पेपर होते हैं। तो अगर मैं ऐसे के पेपर की बात करूं तो उसके लिए मैंने कोट्स वगैरह तैयार किए थे जो मैं अपने ऐसे में लिख सकूं। उसके अलावा उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस की थी ताकि एनेक्डोट्स मिल सकें। उसके अलावा जो थोड़ी रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं जो पास्ट में भी रहीं, अभी प्रेजेंट में जो सिविल सर्वेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं, उनके एग्जांपल कोट करूँ ताकि एक ऐसे थोड़ा यूनिक बन सके। एक ऐसे में सबसे मेन चीज़ होती है फ़्लो। तो ये हमेशा मैंने ध्यान रखा कि हर एक पैराग्राफ के बीच में एक फ़्लो हो, ताकि जब एग्ज़ामिनर वो ऐसे पढ़े तो उसे डिटैच्ड ना फील हो, एक फ़्लो मेंटेन रहे कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट जागे। उसके लिए मैंने ऐसे के लिए यही किया था। ऐसे के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा फैक्ट्स वगैरह लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको एक फ़्लो मेंटेन करना है, अपना ओपिनियन देना है। वहाँ ऐसे में सिर्फ आपका ओपिनियन और आपकी अवेयरनेस जो है करंट अफेयर्स को लेके, आपकी सराउंडिंग को लेके, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ को लेके वो टेस्ट होती है। तो ऐसे के लिए मैंने उस तरह से तैयारी की थी। सेकेंड होता है हमारा GS पेपर 1, जिसमें हिस्ट्री होता है, कल्चर का पार्ट होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा रोल होता है। उसके अलावा हम उसमें सोशल इश्यूज़ का भी होता है, ज्योग्राफी होती है। तो उसके लिए अगर मैं अलग अलग बात करूं तो मैंने ज्योग्राफी के लिए NCERT पे ही रिलाई किया था, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं, क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड बुक नहीं है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERTs, उसके अलावा जो मैप वर्क होता है उस पर ज़्यादा काम किया था। ज्योग्राफी के पेपर में भी मैंने GS 1 में यही कोशिश किया मैं जितना हो सके मैप वर्क यूज़ करूं, एक डायग्राम के फॉर्म में अपना पॉइंट बनाने की कोशिश करूं ताकि एक प्रेजेंटेशन पार्ट जो है मेरे आंसर का वो अच्छा हो। उसके अलावा हिस्ट्री के लिए भी जो नॉर्मल बुक्स आती हैं, फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो NCERTs ही होती हैं मैंने उसी से अपनी तैयारी करी है। सेकेंड हमारा GS 2 होता है।
तो GS2 जो है उसका भी सिलेबस वाइड है। उसके लिए पॉलिटी के लिए मैंने जो हमारा करंट अफेयर्स है वही किया था। उसके अलावा लक्ष्मीकांत जो बुक है मैंने वो तैयार करी थी। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं ख़ास तौर पे, मैंने इनका अलग से एक नोट तैयार किए थे ताकि रेडिली मैं रिवाइज़ कर सकूं अपने एग्ज़ाम के पहले। और ये जो पॉइंट्स होते हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉइंट्स होते हैं, आप अगर ये कोट करते हैं तो इससे आपका आंसर जो है बहुत इन्हांस्ड लगता है। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली करंट अफेयर ज़्यादा बेस्ड हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनली काफ़ी चीज़ें चल रही होती है और हमारा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। तो इंटरनेशनल इश्यूज़ मैंने करंट अफेयर से ज़्यादा कवर किए बजाय इससे कि मैं कोई पर्टिकुलर बुक पढूं उसके लिए। फिर GS3 जो होता है उसके लिए जो इकोनॉमिक्स पार्ट था उसके लिए मैंने श्री राम IAS का बुक आता है वो पढ़ा था। उसके अलावा बजट और सर्वे मैंने काफ़ी अच्छे से किया था। इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा आता है हर साल जनवरी एंड में, उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स होते हैं। हमारी इकोनॉमी को अच्छे तरह से कवर किया जाता है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, किस सेक्टर में क्या बढ़ा, क्या घटा, कितना हमारा एक्सपोर्ट था। ये पॉइंट्स जो है हमारे आंसर को इन्हांस करते हैं। और उसके बाद बजट, जो गवर्नमेंट की आने वाली स्कीम्स हैं उनके बारे में एक जानकारी प्रोवाइड करती हैं और ये भी दर्शाती हैं कि एज अ सिविल सर्वेंट हम कितने प्रिपेयर्ड हैं उन स्कीम्स को जान के और उनको इम्प्लीमेंट करके। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बजट और सर्वे काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था। उसके अलावा सेकंड थिंग आती है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट तो काफ़ी डायनामिक टॉपिक है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ही रूटीन में चल रही हैं और हर दिन बदलाव हो रहे हैं। तो मैंने उसको करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट मैंने पूरा का पूरा करंट अफेयर्स से ही कवर करने की कोशिश की थी। और मैंने करंट अफेयर्स के लिए एक मैगज़ीन रेफ़र की थी, एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो वो मेरा एनवायरनमेंट का पार्ट था। उसके बाद मेरा इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट था, तो उसमें जो अलग अलग जो सिलेबस में पॉइंट्स मेंशन्ड है मैंने उसके अकॉर्डिंग किया था। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का मैंने अलग किया था। उसके बाद सेकंड थिंग जो होती है हमारा मिलिटेंसी है या नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, तो मैंने हर जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है मैंने वो टॉपिक वाइज किया था। उसका एथिक्स का पेपर था, तो एथिक्स के पेपर के लिए मैंने कोट्स वगैरह तैयार किए थे। उसके बाद जो रियल लाइफ सिविल सर्वेंट्स हैं जो अभी अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, या जो पुराने इंस्पिरेशन रहे हैं, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरह के जो पर्सनालिटीज़ हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, मैंने उनको कोट करने की कोशिश की। उनकी जो सीख है, उन्होंने जो समाज के लिए किया या जो उन्होंने सिखाया एक तरह से हमें, मैंने वही चीज़ अपने आंसर में इंक्लूड करने की कोशिश किया कि उस तरह से हमें क्या सीख मिलती है और आने वाली जनरेशन को क्या सीख मिलेगी। तो उस तरह से मैंने कोशिश की। उसका एथिक्स का एक पार्ट होता है केस स्टडीज़ का, तो केस स्टडीज़ के लिए मुझे लगता है प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके व्यू पॉइंट्स इंप्रूव होंगे। आप जितना सोसाइटी को जानेंगे, आप केस स्टडीज़ में किसी और का व्यू पॉइंट नहीं दे सकते। उसमें आपको, आप क्या करेंगे, आप उस सिचुएशन में होंगे तब आप क्या फ़ैसला लेंगे, वो ज़्यादा मैटर करता है। और आपको उसी के हिसाब से चलना है कि आप किसी को कॉपी मत करिए, अपना ओपिनियन रखिए। फिर हमारा ऑप्शनल आ जाता है। ऑप्शनल आई थिंक ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आपका रिज़ल्ट बना भी सकता है और आपका रिज़ल्ट बिगाड़ भी सकता है, तो ऑप्शनल पे बहुत स्पेशल फोकस होना चाहिए। तो ऑप्शनल चूज़ करते समय आप ध्यान रखें कि इस ऑप्शन, आपका जर्नी लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। उस ऑप्शनल के साथ हो सकता है आपको 2-3 साल निकालने पड़े, तो एक ऐसा ऑप्शनल चूज़ करें जिससे आप कभी बोर ना हो, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, एक सब्जेक्ट हो जिसको आप में रुचि हो, आप कर सकें उसको, हर दिन आपको कुछ नया चीज़ उसमें सीखें। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया था। उसके लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर का बुक आता है, मैंने वो पढ़ा था। उसके अलावा करंट अफेयर से सब्स्टिट्यूट किया था। कुछ पॉइंट्स मैंने हैरलम्बस का एक बुक आता है उससे किए थे, कुछ गूगल से मैंने पॉइंट्स निकाले थे, उस तरह से मैंने अपने नोट्स कंपाइल किए थे। तो इस तरह से मैंने अपनी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी बनाई थी। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेज आता है वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट का। तो उसके लिए मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करने की कोशिश किया था। मैं मिरर एक्सरसाइज करती थी ताकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सकें। सामने कैसे बोलना है, कैसे लोगों को फेस करना है, उसके लिए मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे ताकि एक बोर्ड के एनवायरनमेंट में बैठने का मुझे प्रैक्टिस हो जाए कि मुझे क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं, अंडर प्रेशर कैसे काम करना है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट होते हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी
टेस्ट में थोड़ा करंट अवेयरनेस रहता है, तो उसके लिए मैंने 3 अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर फॉलो किए थे। फर्स्ट द हिंदू था, सेकंड द इंडियन एक्सप्रेस था और थर्ड द मिंट था। इन सब से एक ओवरव्यू मुझे मिलता था कि नेशनली और इंटरनेशनली क्या चीज़ें चल रही हैं। एडिटोरियल पार्ट होता तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स और ओपिनियंस पता चलते थे, जिसको लेके मैं अपना ओपिनियन जनरेट कर सकती थी कि जब सब चीज़ें मैं देख ली, एक इशू को मैंने जब 360 डिग्री समझ लिया है तो फिर मेरा उस पर क्या राय होगा, मैं उसमें फ़ोकस करती थी। इंटरव्यू के लिए मैंने अपने स्टेट के बारे में और अपनी सिटी के बारे में, कंट्री के बारे में छोटी से छोटी डिटेल ऑब्जर्व करके नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश किया था, ताकि उसे मैं नॉर्मली अपने इंटरव्यू के दिन वहाँ बोर्ड के सामने प्रेजेंट कर सकूँ। अब अगर हम बात करें बुक लिस्ट की, तो मेरी बुक लिस्ट काफ़ी साधारण और नॉर्मल जो सब रिकमेंड करते हैं वही थी। बहुत लिमिटेड बुक्स थी, मैंने ज़्यादा अपना रिसोर्सेज वाइड करने का कोशिश नहीं किया। मैंने यही सोचा था कि मैं एक चीज़ पढ़ूँ लेकिन कम से कम उसको 10 बार पढ़ूँ, ताकि वो मुझे रिटेन रहे और एग्ज़ाम में वो आउटपुट जनरेट हो। तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था और एक बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स का बुक आता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तो मैंने वो किया था। उसके बाद सेकंड, जैसे मैं ज्योग्राफी के लिए बताया, मैंने एनसीईआरटी और मैप वर्क जो होता है उस पर फोकस किया था। थर्ड आए अगर हम इकनॉमी में, तो उसका मैंने श्री राम IAS का बुक और बजट और सर्वे किया था। उसके अलावा हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम किया था, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और एंशियंट और मिडिवल के लिए मैंने 11th और 12th का एनसीईआरटी बुक किया था। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी मैंने एनसीईआरटी बुक आता है, उसी को अपना बेस बनाया था। उसके अलावा एथिक्स के लिए एक बुक आता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो एक स्टैंडर्ड बुक है, आई थिंक वो सब रिकमेंड करते हैं एथिक्स का। तो एथिक्स की बुक एक ही आती है, वही होती है। और एथिक्स में आई थिंक आप अपना ओपिनियन और थोड़े जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, थ्योरी से ज़्यादा उस पर आप ध्यान दीजिए, कोर्ट्स वगैरह पे ध्यान दीजिए, तो एथिक्स उस चीज़ में ज़्यादा वर्क करता है। तो इस तरह की मेरी बहुत ही ऑर्डिनरी और साधारण सी बुक लिस्ट थी। उसके बाद बात करें कोचिंग की या सेल्फ स्टडी की, तो कोचिंग मैंने 1 साल दिल्ली में रहकर किया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपना बात करूं तो मेरे फैमिली का बैकग्राउंड कभी भी सिविल सर्विसेज का नहीं था, हमारी फैमिली में कोई नहीं था, तो मुझे अपने लिए कोचिंग थोड़ी सी नेसेसरी लगी कि मुझे एक गाइडेंस प्रोवाइड हो, एक डायरेक्शन मिले कि क्या करने के साथ साथ क्या नहीं करना है। एक वो गाइडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आज के टाइम में जब मटेरियल इतना वास्ट है, ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आई थिंक कोचिंग ने मुझे वो डायरेक्शन प्रोवाइड किया। बट आई थिंक कोचिंग नेसेसरी सबके लिए नहीं है। अगर आपके पास वो गाइडेंस है, आपके पास वो डायरेक्शन है, तो आप घर में रह के ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ 11 महीने के लिए दिल्ली में थी, उसके 3 सालों से मैं अपने घर पे रह के ही पढ़ाई कर रही थी। मुझे लगता था मैं अपने घर में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और ज़्यादा बेटर इनपुट दे पा रही हूँ पढ़ाई में, इसलिए मैंने घर में रह के ही सेल्फ स्टडी की थी। सो आई थिंक ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ ज़्यादा बेहतर हो रही है। ये हर एक इंसान का अलग अलग होता है, तो आप अपने स्तर पर अपने आप को जानिए कि आप इस चीज़ के लिए क्या करना चाहते हैं। बात रही ऑनलाइन रिसोर्सेज की, तो आज इतना हमारा टेक सेवी वर्ल्ड है, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज ऑब्वियसली यूज़फुल होते ही हैं। जैसे मैं अपनी सिटी में थी, तो यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर जो 2 दिन लेट आता है, तो मैं द हिंदू भी ऑनलाइन ही पढ़ा करती थी। उसके अलावा यूट्यूब सोर्सेज थे, फॉर एग्जांपल स्लीपी क्लासेस थे सोशियोलॉजी के लिए, उनके कुछ लेक्चर्स मैंने किए थे, क्योंकि सोशियोलॉजी मैंने पूरा का पूरा खुद से किया, मैंने उसके लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली है, वो मेरा सेल्फ स्टडी पे ही किया है। तो उसके लिए मैं स्लीपी क्लासेस वगैरह की वीडियोज़ देखती थी। उसके अलावा ऑनलाइन सोर्सेज के लिए अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी मैंने अपनी ऑनलाइन ही लगाई थी, चाहे वो प्री की हो या मेंस की हो। तो उस तरह से ऑनलाइन सोर्सेज का भी मैंने काफ़ी हद तक यूज़ किया है। उसके अलावा जैसे नियर फ्यूचर प्रीलिम्स 28 मई को प्रीलिम्स है, तो जो स्टूडेंट्स प्री देने वाले हैं उनके लिए बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी पूरी डेडिकेशन और पूरे हार्डवर्क को लेके वहाँ बैठिए।